हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज है तारीख 26 अप्रैल और ये है हमारी 26 अप्रैल की दोपहर की पहली क्लास, जो कि होती है डेली 12 बजे। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। हमारी क्लासेस रेगुलर तरीके से चल रही है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम की जो फॉर्म वाली डेट है और फॉर्म का जो फिलअप है वो सब देखते रहिएगा, अपने कॉलेज से टच में रहिए ताकि फॉर्म वगैरह अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, तो उसमें कोई भी गलती ना हो, इस बात के लिए अवेयर रहिए पहले से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए उसको जानते हैं। बाल विकास के क्वेश्चंस करें कि मैंने इस सीरीज को स्टार्ट पहले से कर दिया था। कुछ क्वेश्चंस आपको 20-21 तक मैंने करवाए थे, अब उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अगर आप में से कोई पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और हमें क्या करना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अपने टॉपिक पे तुरंत चलेंगे। चलिए, ये मैंने करवा दिया था आपको। लास्ट क्वेश्चन मैंने 19, 20, 21 तक आई थिंक करवाया था। जी हाँ, देखिए 21 तक मैंने आपको करवाया था, मुझे याद है। 22 से हमें कंटिन्यू करना है। आइए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो प्रतिपादक हैं, जन्मदाता हैं और बनाने वाले हैं, वो उनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। कोहलर ऑप्शन ए, थॉमसन ऑप्शन बी, फ्रोवेल ऑप्शन सी और डी ऑप्शन जॉन ड्यूई। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपका काउंटडाउन शुरू होता है, किसका कितना सही। और आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पढ़ा है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और हमें आता है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है कोहलर। ठीक है, वो क्या है? कोहलर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पहले में ए ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान सभी को नई दिशा में संकेत करता है। ठीक है, लिखा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके और उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये कथन किसका है? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है वो हमें एक नई डायरेक्शन और नया एक हमें सिग्नल देती रहती है। और अगर कोई भी इसको उचित तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ रहा है या उसके जितने भी नियम है, रूल है, रेगुलेशन उसके हिसाब से फॉलो कर रहा है, तो हर एक व्यक्ति अच्छा इंसान बन सकता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है थॉमसन साहब ने, ऑप्शन बी हरलॉक मैडम ने कहा। हरलॉक जो है वो एक मैडम है, फीमेल है। और ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन डी फ्रोबेल है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 23 है आज का दूसरा प्रश्न है। इसमें तो हमें एक नंबर मिल गया, सभी को एक नंबर मिल गया, ऑलमोस्ट मिल गया होगा। और इस वाले का भी ये कथन वाला प्रश्न है। मैं कथन वाले प्रश्न जल्दी ही, जैसे ही ये चीज़ें हो जाएंगी सीरीज की, कोशिश करूंगी तो कल जहाँ तक है आपको शिक्षण अधिगम का पहले कथन का देख के करवा दूंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा आए, बहुत सिंपल सिंपल भी पूछ लेता है, टफ वाले ही नहीं है कि हर बार आए। ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन जिन्होंने बताया है उसका 23 में ए ऑप्शन थॉमसन साहब इसमें भी। तो एक नंबर आपको इसमें भी मिल जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कथन वालों को याद करने का प्रयास करिए, फिर चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 24 पर। देखिए क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा करती ताकि आपको दिखाई दे। क्वेश्चन है सीखने का वक्र, सीखने का कब, लर्निंग कब। एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। देखो मैं थोड़ा छोटा करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। लिखा हुआ है सीखने का जो वक्र है वो एक व्यक्ति की जो निश्चित क्रिया है, जो उसकी फिक्स्ड एक्टिविटी है, उसकी जो आगे प्रगति की ग्रोथ है, उसका एक ग्राफ है वो। तो ये कथन किसका है? इन्होंने वक्र की, सीखने के वक्र की किसी ने एक परिभाषा दी है और ये बोला कि कोई व्यक्ति जो निश्चित कार्य या क्रिया कर रहा है उसका जो प्रगति का ग्राफ है वो जो होता है वो सीखने का वक्र होता है। तो ये गिलफोर्ड ने कहा है, फ्रोवेल ने कहा है, जॉनसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है। अब आपको ये बताना होगा कि किसने कहा है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 24 में फ्रेंड्स बहुत अच्छी डिफिनीशन है, बढ़िया है। राइट आंसर ये स्किनर साहब ने कहा, BF स्किनर ने कहा। तो इसमें डी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका करेक्ट है। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, किसी विधि के द्वारा, किसी भी विधि के या तरीके के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसी कौन सी कैसी विधि, किस विधि के द्वारा कि जो मनुष्य का कॉन्शियस माइंड है, जो चलता रहता है। एक माइंड, हमारे पास दो प्रकार का माइंड होता है, एक चेतन बुद्धि, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। तो जो एक्टिव रहता है, जो चलता रहता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, जो नहीं एक्टिव रहता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो वो कौन सा एक अध्ययन है जिसमें ये दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहती? पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलना विधि, तीसरा प्रक्षेपण विधि, चौथा है कोई नहीं। आंसर करिए क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा आप लोगों को, बहुत मोस्टली लोगों को अलग लग रहा होगा, लेकिन बढ़िया है, मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है, मुझे याद है ये चीज़ें। बताइए क्या होगा, बताइए।
ध्यान एक बात ये रखिएगा फ्रेंड्स, कॉपी लिखते समय ना एकदम लोकल या आम भाषा में आंसर्स को नहीं लिखेगा। थोड़ा सा वो किताब की जो भाषा होती है उसका जो एक लहजा होता है, कुछ उस तरीके के भी अपने ही शब्द आपके होंगे, लेकिन लिखने का जो एक पैटर्न है वो कुछ उसी तरीके से होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। देखो एग्जामिनर जब पूछे तो हम जब मुँह जबानी बताते हैं तो वो अलग भाषा में बताते हैं, लेकिन जब कॉपी पे लिखते हैं तो उसको अलग भाषा में लिखते हैं। तो कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉपी जो बच्चा जितनी अच्छी सही तरीके से लिखेगा उसे उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, आंसर तो सभी देके आएंगे, सबके आंसर लिखने के फर्क में आंसर नंबर मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 25 का क्या सही होगा? एक ही ऑप्शन सही है, वो है मनोविश्लेषण विधि। पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, 25 का ए। नेक्स्ट देखिए 26, अल्पकालिक स्मृति, टेम्पोररी मेमोरी। इसमें व्यक्ति की उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, और वह दोनों कोई नहीं। जो टेम्पोररी मेमोरी होती है, जो अल्पकालिक एक स्मृति होती है, वो क्या है, उसके संबंधित जो विशेषताएं या उसके बारे में जो बातें, इसमें से क्या सही है? आंसर करिए जल्दी। अच्छा प्रश्न है, गलत करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप में से कोई भी इसे गलत कर दे। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो शीघ्र भूल जाता है, क्योंकि जब नाम ही अल्पकालिक है, वो नैनो सेकंड में बातों को भूल जा रहा है, तो इसका मतलब भूलने वाली बात है। याद करने का तो कुछ बात ही नहीं उठता, ए और बी दोनों का सवाल ही नहीं उठता। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है उनका करेक्ट है, बाकी सभी का गलत है। अपने आंसर्स आप स्वयं मैच करिए, मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। आई होप सो कि बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए 27, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। आपके इंटरेस्ट को, जो इनके इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट करने वाले वो जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है? पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति, जो परिवार की एक फाइनेंशियल पैसे वाली स्थिति होती है उसको। विद्यालय का एक कठोर वातावरण, अभिभावक का अनुचित व्यवहार, पेरेंट्स का जो एक व्यवहार है वो हमसे कोई मतलब कोई बहुत अच्छा लगाव नहीं, कोई होमवर्क नहीं चेक करना, कपड़े साफ नहीं देना, खाने नहीं देना, बहुत कुछ। तो रुचि को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं? उपयुक्त सभी। तो 27 बताइए कि क्या एग्जैक्टली सही है 27 का। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न आपके सीटेट का लेवल का है, ये सीटेट के लेवल का, ये खुद ये वाला भी सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं जो थोड़े से लोकल टाइप के होते हैं, आम टाइप के होते हैं, सामाजिक टाइप के होते हैं, जिनको हम पढ़ के बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी, तो हमारी जो इच्छाएं, वो आज आपको कुछ करने का मन है आप नहीं कर पाए, पैसा नहीं है। ठीक है, वो आप विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है, उसी में आप पढ़ने भी जा रहे हैं कैसे भी, आपकी फीस नहीं जमा, आप बाहर खड़े हो रहे हैं। होता है ना, बहुत बार होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं। और एक टीचर का जो एक अनुचित व्यवहार, अभिभावक का, आपके ना कोई भी स्कूल में पढ़ाई हुई नहीं हुई, कॉपी चेक हुई नहीं हुई, उन सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई मतलब ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत बिहेवियर है, जो हमको एक बहुत गंदी छाप हमारे ऊपर डालता है कि हम फिर वैसे अजीब से हो जाते हैं, कुढ़न टाइप के। ना पेरेंट्स से कोई बात बता सकते, कोई मार भी रहा है तो उसको भी नहीं बोलो, क्योंकि वो हमें और मारेंगे, तो बच्चे डर जाते हैं, विकास वहाँ पर रुक जाता है। 28 आई, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छी परिभाषा है और ये बहुत बार आई है, टेट में भी बहुत बारी पूछी गई है। तो बताइए क्या होगा? रूथ बेंडिक्ट ऑप्शन ए, वुडवर्थ ऑप्शन 2, बी जेसन बर्ट ऑप्शन 3, और डी जो है एनास्टासी। बताइए क्या होगा? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है। तो किसने कहा? बहुत एकदम फैबुलस जो है परिभाषा है, जो कई बार पूछी गई टेट में भी। जितना बढ़िया बाल विकास आप डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, उतना आपका टेट का बाल विकास का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। इस बात को मेरी आज ही गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा सिलेबस किसी भी सेमेस्टर्स में नहीं है। जो आपको एग्जाम में आपके नंबर 30 नंबर का पेपर बाल विकास का आएगा, आपके टेट में या सुपर टेट में भी। तो राइट आंसर है रूथ बेंडिक्ट। किसने कहा है? रूथ बेंडिक्ट ने कहा है। और परिभाषाएं हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो ये याद है, मैंने जो कॉपी टेट के लिख के रखी है अपनी, उसमें ये परिभाषा लिखी हुई है रूथ बेंडिक्ट। ये परिभाषा बार बार ऐसे पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते याद हो जाती है और जबान पे वो सेट रहता है कि रूथ बेंडिक्ट होगा। आगे बढ़े, 20 तक मैंने करा दिया। आई होप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फटाफट आप क्लास को लाइक करो। चलो 10 मिनट की क्लास हमारी हो गई। अब फटाफट जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे 29 पे, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब आप करिए, चलिए फटाफट करिए। क्या होगा? 28 मैंने आपको बता दिया है। जिन्होंने नहीं किया चलो फटाफट करो भाई। टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी पहली बार आ रहे हैं बिल्कुल भी कनेक्टेड रहें। एग्ज़ाम बढ़िया है, एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत टाइम अब नहीं लगेगा आपके एग्ज़ाम होने में, और बहुत जल्दी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम से हो जाएंगी। उम्मीद तो यही दिख रही है,
क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्म फिलिंग का काम हो रहा है, आप में से किसी ने मुझे अपडेट नहीं किया, मुझे बाद में एक दूसरे कॉलेज के कॉन्टैक्ट से पता चला कि एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। आई होप सो कि क्लियर है यहाँ तक सभी की चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 29 पे। 29 में क्या है, आप लोग अपने कॉलेज से जो भी अपडेट रहा कर उसको राज सर तक ज़रूर पहुंचा दिया करिए, ठीक है। चैट बॉक्स में नहीं, क्योंकि हम चैट बॉक्स में हो सकता है ना भी अवेलेबल, लेकिन राज सर तक ज़रूर बता दिएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि हर समय नहीं टच में रह पाता है ना इंसान, इसलिए। अब आप लोग का है तो आप लोग उसमें जो है लगे रहते थे। तो यूपी बोर्ड वगैरह का रिजल्ट कल आया तो कोई नहीं है यूपी बोर्ड का, तो कोई मतलब नहीं किसी से, इस टाइप से है। सीबीएसई के तो कुछ बच्चे हैं घर में फिलहाल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? चिंतन, थिंकिंग में कोई एक ऐसा है जो नहीं आता है। ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी प्रतिभा, ऑप्शन डी संवेदना। तो ऐसा क्या है जो नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत आता ही नहीं है? वो ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन आपका 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई होप सो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। आपका वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है पदार्थ। ए ऑप्शन जो है वो नहीं। पदार्थ की कोई बात, पदार्थ मतलब सामान, सब्सटेंस, उसकी कोई बात चिंतन से संबंधित नहीं दिखती। प्रत्यय की दिखती है, संवेदना की दिखती है, प्रतिभा की भी दिखती है, ठीक है, संवेगों की भी दिखती है, और तर्क वितर्क की भी समझ में आती है, लेकिन पदार्थ का चिंतन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 30 पे चलते हैं। 30 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है, पढ़िए क्या है। बालकों के कोशों और पेशियों में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वो जिस कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है। देखो मैं फिर पढ़ रही हूँ क्या लिखा है। बालकों के कोशों और पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छी बात है, अच्छी है, बड़ी है, लेकिन अच्छा और आसान भी है। प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन ए, परिपक्वता ऑप्शन बी, सामंजन ऑप्शन सी, और आत्मसातन ऑप्शन डी। कह रहा है कि जो बालक के कोश हैं, ठीक है, वो जो मसल्स हैं उनका जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, जो हड्डियां मजबूत होती है, मसल्स पावर बढ़ती है, वो निश्चित समय पर ही जब आती है तब कोई कार्य कर पाती है। तो ये चीज़ क्या होती है, ये क्या कहलाती है? आप बाल मनोविज्ञान की भाषा में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसको बताएंगे? आंसर करिए, क्या चीज़ का आपको, क्या प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, क्या समंजन वहाँ पे बच्चा बैठा रहा है, कि आत्मसात कर रहा है, कि परिपक्वता आ रही है? तो 30 का आप में से अगर किसी ने बी ऑप्शन बताया है तो उनका सेलेक्ट है। क्यों पता है? क्योंकि ये मैच्योरिटी की बात की, जैसे 5 साल का बच्चा क्या 5 किलो की, 5 साल का बच्चा है 5 किलो शायद उठा ले, नहीं तो वो भी नहीं उठा पाएगा। शायद 5 किलो का कोई जो है बर्तन उठा ले, नहीं तो शायद नहीं उठा पाएगा। नहीं तो आप जैसे अभी अभी हम लोग भी हैं, अभी 50 किलो की बोरी रहे, ठीक है, मान लो 50 किलो की कोई बोरी है, 60 किलो 70 किलो की, तो एक बार हो सकता है 50 किलो तक हो सकता है उठा भी ले। 60-70 किलो की तो हो सकता है उसको पैर के बल के कर ले, लेकिन अभी 1 कुंटल की बोरी हो तो मेरे से तो नहीं उठेगी, ठीक है। मेरी भी, हम भी मतलब एडल्ट में हैं, ठीक है, टीनेजर में, एडल्ट नहीं कहेंगे, टीनेजर में हम लोग हैं, लेकिन हमसे भी 1 कुंटल की बोरी नहीं उठेगी, इतना आसान नहीं है मेरे लिए उठाना। 50 तक भी उठा सकते हैं, 60-70 तक भी एक बार घसीटते घसीटते उठा सकते हैं, कर सकते हैं। खाली सिलेंडर उठा सकते हैं हम, भरा सिलेंडर तो अकेले जल्दी उठा ही नहीं सकते हैं, उतना भारी लगेगा, उतना नहीं उठते बनता है। तो ये चीज़ कब आती है? क्या जब हम 5 साल के थे, जब मैं 5 साल की छोटी सी थी, तो क्या मैं 50 किलो की बोरी उठा लेती थी? क्या नहीं उठा पाया? आप उठा लेते थे क्या? कोई, जब मसल्स और पावर जो है समय के साथ डेवलप हुई ना, तो आप में क्या होगी, मैच्योरिटी आ गई, आप जो है मैच्योर हो गए, आपकी हड्डियों में स्थिरता आ गई, आप मजबूत हो गए। तो यही आपका ऑप्शन है। इसको, ये क्या है, आपको ऐसा लगता है बाल विकास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमको इसको समझना है, ये रटने वाली कोई बात ही नहीं, ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है। आई होप सो कि आप मेरी बात से एग्री होंगे। आइए चलते हैं आगे। 31, माता पिता और अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक कौन होते हैं? डीएनए होता है, पीजीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन्स होता है। माता पिता जो हमारे हैं उनसे, और उनके जो पूर्वज दादा परदादा होते हैं उनसे जो चीज़ें हमको एक हेरिडिटी का कैरेक्टर हमें मिलता है वो क्या होता है, वो उसके जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? आंसर बताइए। अच्छा प्रश्न है, साइंस में भी आता है, इसमें भी आता है, आप उसको जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, तो क्या सही होगा? 31 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए क्या सही होगा? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट। 31 का यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका जीन्स। ये मैंने जब वंशानुक्रम और वातावरण का टॉपिक पढ़ाया है, या जो बच्चों ने नोट्स परचेज किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, नोट्स के बारे में एक बात आपको बतानी थी कि नोट्स जो आपको टेलीग्राम पर मिल रही है वो कोई क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में या सीरीज के फॉर्म में नहीं है,
ठीक है, अगर वही हमको देना होता तो फिर आप सीरीज़ ले लो ना, क्या होता है मैं उसको बनाऊँ। उसको मैंने बुक टाइप का बनाया, जैसे एक बुक होती है, बुक में सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं ताकि जो बच्चा ले फिर वो सीरीज़ वो या तो मैंने हमेशा बोला या तो बुक ही ले लो जाकर, अगर वो पढ़ना है तो उससे लेके पढ़ लो, अगर उससे नहीं पढ़ना है तो नोट्स ले लो। तो पूरा नोट्स में भी सब कुछ दिया है, पूरा बुक में भी दिया है। बस यही था कि बुक उनकी पर्टिकुलर की नोट्स में मेरी अपनी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये इतना फ़र्क है, कोई वहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ। चलिए, तो 31 में आपका डी हो गया, और लंबी नोट्स है ताकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पूरी बुक टाइप की बनानी है ताकि जो बच्चा ले उसका प्रॉफिट हो, उसका मतलब निकले। नहीं तो पैसे कोई किसी के कैसे कोई पैसे क्यों ले लेगा, नहीं लेगा ना, पढ़ेगा इंसान, करेगा, उसके रिजल्ट आने चाहिए, वो चीज़ सोची जाती है। ये भी 15 में पूछा गया प्रश्न है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? 80 से 85, 90 से 109, और 70 से 80, और 100 से 115। आंसर बताइए 32 का क्या हुआ? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन, वैसे एक जनरल स्तर, एक नॉर्मल लेवल सामान्य बुद्धि की जो बात हो रही है, उसका जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट है, परफेक्ट है, आपको मैंने टर्मन साहब का ध्यान रखना, मैंने आपको टर्मन साहब का एक चार्ट बताया था, उन चार्टों में उन्होंने मंद बुद्धि जड़ बुद्धि का पूरा मैंने नोट्स में भी दिया है और यहाँ पर भी पढ़ाया है, वो याद कर लीजिए। ठीक है, वो याद कर लीजिए, वो बहुत पूछा जाता है, उससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, जैसे ये बना हुआ है लिखने को भी आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही है, जिसमें आपको 90 से 110 के पास में बुद्धि दिखती है। नेक्स्ट आइए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला TAT थर्मेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया? फुल फॉर्म मैं बता दी, खुद फुल फॉर्म याद रखेगा। एडवर्ड्स ने, स्टेनली हॉल ने, मॉर्गन मूरे ने, और सिकार्ड बैकमैन ने। प्रतिपादक का नाम आपसे पूछा, निर्माणकर्ता का। 33 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, मरे और मार्गी। कहीं कहीं आपको मुरे और मार्गन भी दिखता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, बालक के केंद्रक में, न्यूक्लियस में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42, 50, 46 और 52। अच्छा प्रश्न है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है, 2016-15 में आता ही लगता है, 15 में आया हुआ है। तो आपको मालूम हो जाए कि उसके न्यूक्लियस में 46 होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण बुद्धि का मापन करता है? ये 2016 में आया है। बुद्धि का मापन कौन करता है? TAT, भाटिया और AMT CAT। बुद्धि के लेवल का कौन मेजरमेंट कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाटिया बैटरी परीक्षण जो हुआ वो बुद्धि की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि ये जो भाटिया बैटरी परीक्षण था ये लोगों को मिलिट्री की भर्ती में करवाने के लिए वहाँ पर किया गया था, जब लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो तत्कालिक बुद्धि कितनी है उसकी जांच करने के लिए एक भाटिया बैटरी परीक्षण का नाम का टेस्ट रखा गया था, तब उसके बेस पर जांच करके लोगों को एंट्री ली गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके ये इतने क्वेश्चंस मैं आज करवाने का प्लान किया। 35 तक मैंने आपको करवा दिया, 21 से हमने स्टार्ट किया था, तो आपको प्रश्न मैंने यहाँ पर करवा दिए। आज की क्लास को मैं इतना ही करती हूँ, मिलेंगे फिर हम लोग सेम 4 बजे अपनी क्लासेस पे, अपने टाइमिंग पे, और आपकी जैसे जैसे क्लासेस है वो चलती रहेगी, होता रहेगा। आपकी 9 बजे की क्लास जो रहेगी वो डाउट की क्लास आपकी रहेगी अक्सर, या तो आपकी जो कुछ अपडेट मुझे देना है कि कॉपी कैसे लिखना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को, वो मिलेगी। 2 क्लासेस आपकी सीरीज़ की रहेगी, और एक क्लास जो लास्ट वाली रहेगी उसमें कुछ आपके डाउट रहेंगे, किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा तो उसकी क्लास रहेगी, और या तो जो आपकी मैथ की क्लासेस रहेगी, और या तो आपकी जो है उसकी क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो मैथ की भी राजन की सीरीज़ करवानी है, अब जल्दी हम आपको मैथ की भी राजन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही आज की क्लास। आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप जब तक मुझे प्रॉब्लम अपनी नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम आपके मन में घुसकर नहीं जान पाऊंगी। तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सभी से करवाइए। वो नया चैनल पर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, मैं उसमें लाइव क्लास कैसे कंडक्ट करूँ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देखते हैं, कोशिश करेंगे क्या चीज़ें हो जाए अच्छे से, तो जैसा भी रहेगा बेस्ट रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जगह क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।